हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर। लास्ट क्लास में हमने सिल्क पढ़ा था। सिल्क में हमने हिस्ट्री ऑफ सिल्क पढ़ी थी, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क पढ़ी थी कि कौन कौन सी कंट्रीज एंड कौन कौन सी इंडियन स्टेट्स में सिल्क का प्रोडक्शन होता है। देन उसके बाद हमने लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे वैरायटीज ऑफ नेचुरल सिल्क। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैरायटीज ऑफ नेचुरल सिल्क। Many different types of silk are produced by huge variety of different types of insect। देखिए बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज की जो सिल्क है वो प्रोड्यूस होती है ह्यूज वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट से। देखिए अबाउट 70 जो सिल्क मॉथ है वो बहुत ही इकोनॉमिकल वैल्यू है, लेकिन इकोनॉमिकल वैल्यू से कुछ नहीं होगा, वो कमर्शियल वैल्यू भी होनी चाहिए उनकी। तो बहुत ही कम ऐसी वैरायटीज है सिल्क मॉथ की जो जिनकी कमर्शियल वैल्यू है। द 4 कमर्शियली नोन वैरायटीज ऑफ नेचुरल सिल्क। तो 4 कमर्शियली नोन वैरायटीज जो है नेचुरल सिल्क की वो है, फर्स्ट इज मलबेरी सिल्क, सेकेंड इज तसार सिल्क, थर्ड इज मूगा सिल्क एंड फोर्थ इज एरी सिल्क। ये सारी जो सिल्क की कमर्शियल नोन वैरायटीज हैं नेचुरल सिल्क की। देखिए द बल्क ऑफ वर्ल्ड सिल्क सप्लाई कम फ्रॉम दी सिल्क मॉथ बॉम्बेक्सी मोरी विच इज अ डोमेस्टिकेटेड। देखिए जो बहुत सारे बल्क ऑफ सिल्क सप्लाई है वो कौन सी सिल्क मॉथ से मिलती है? बॉम्बेक्सी मोरी मॉथ से। ठीक है। द अदर वैरायटीज ऑफ सिल्क are known as wild silk as they are grown in remote forest trees in natural conditions। जो अलग बहुत सी अदर वैरायटीज है सिल्क की वो उनको कहते हैं वाइल्ड सिल्क। और जो ये वाइल्ड सिल्क है इनको इसलिए क्यों कहा जाता है, वाइल्ड सिल्क क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो सिल्क जो यहाँ की जो सिल्क मॉथ है या सिल्क वर्म है वो ग्रो होते हैं रिमोट फॉरेस्ट ट्रीज में, बिल्कुल नेचुरल कंडीशंस पे। Wild silk differ in color and texture because cocoon that are gathered in the wild have usually already been damaged by emerging moth before the cocoon are gathered। देखिए जो wild silk है वो डिफरेंट होती है नेचुरल सिल्क से अपने कलर में, टेक्सचर में, क्योंकि जो कोकून है वो गैदर किया जाता है वाइल्ड में। जो कोकून है वो डैमेज हो चुका होता है क्योंकि जो मॉथ है कुकून के अंदर से बाहर निकल चुकी होती है जब तक उसे कलेक्ट किया जाता है। द वाइल्ड सिल्क आर डिफिकल्ट टू डाई। जो वाइल्ड सिल्क है वो बहुत ही डिफिकल्ट होती है डाई करने में और साथ ही साथ उनकी शॉर्टर लेंथ होती है क्योंकि जो सिल्क मॉथ है वो पहले ही निकल चुका है, इसलिए जो कोकून होगा वो ब्रेक डाउन हो चुका होगा पहले से, जिसकी वजह से जो लॉन्ग फिलामेंट होता है वो नहीं मिल पाएगा, शॉर्टर लेंथ में हमें सिल्क मिलेगा। यूजेस ऑफ सिल्क इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोथिंग, ड्रेस मटेरियल, कर्टेन्स एंड अपहोल्स्टरी। सिल्क यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर करने के लिए, क्लोथ को, ड्रेस मटेरियल्स को, कर्टेन्स को, बहुत सारी वैरायटीज में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में सिल्क को यूज किया जाता है। सेकेंड इज फॉर हैंडीक्राफ्ट्स एंड आइटम लाइक पैराशूट, बाइसिकल टायर्स, कंफर्टर फिलिंग एंड आर्टिलरी गन पाउडर बैग्स। हैंडीक्राफ्ट आइटम्स में भी बहुत सारा यूज किया जाता है सिल्क का, पैराशूट में, बाइसिकल टायर्स बनाने में, कंफर्टर फिलिंग बनाने में और साथ ही साथ गन पाउडर बैग्स बनाने के लिए भी। थ्रू अ स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इट इज मेड सुटेबल फॉर नॉन एब्जॉर्बेबल सर्जिकल स्ट्रेचेस। जो सिल्क है उसको स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से किया जाता है ताकि जो सिल्क है उसको वो सूटेबल हो जाए फॉर द यूज ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल सर्जिकल स्ट्रेचेस के लिए। हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर इन सेरिकल्चर इंडस्ट्रीज। Some of the traditional and the Asian method are still used for the production of silk. Silk may be highly priced, but the working condition and its effects on the worker are ignored to great extent। देखिए जो सिल्क की प्रोडक्शन करने के लिए बहुत ही ट्रेडिशनल और एशियंट जो मेथड्स है उनको अभी भी प्रैक्टिस किया जाता है। बेशक सिल्क जो है वो बहुत ही हाईली प्राइस्ड फैब्रिक हो या फाइबर हो, लेकिन जो वर्किंग कंडीशंस हैं, जो वर्कर्स हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं उनको इग्नोर किया जाता है। बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है वर्कर को, तो वो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है वर्कर को। द वर्किंग यूनिट्स आर क्रैम्प्ड, डैम्प्ड एंड पुअरली लिट एंड पुअरली वेंटिलेटेड लीडिंग टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लाइक डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग प्रॉब्लम। जो वर्किंग यूनिट है यानी कि फैक्ट्रीज जो बहुत ही
पुरानी है, बिल्कुल ही वेंटिलेटेड नहीं है, ठीक है, अगर वेंटिलेटेड नहीं होगी तो वहाँ पर हवा नहीं आ पाएगी, जिसकी वजह से जो वर्कर्स है उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। सेकंड इज द डेथ वर्म्स आर हैंडल विद बेयर हैंड्स कॉजिंग इन्फेक्शंस एंड इलनेस अमंग द वर्कर। जो वर्म्स है, जो डेड वर्म्स है, उनको जो वर्कर्स हैं वो हाथ से ही उठाते हैं, जिसकी वजह से जो वर्कर्स है उनको इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है, बीमार होने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है वर्कर्स के लिए। थर्ड इज for killing the larvae and loosening the silk filament, the cocoons are dipped in boiling water and this process is done manually। देखिए, जो लार्वे हैं उनको मारने के लिए और सिल्क फिलामेंट को लूज करने के लिए जो कोकून है उनको डिप करना पड़ता है बॉइलिंग वाटर में, ये तो हमने पढ़ा था। लेकिन ये प्रोसेस जो है ना, ये लोग मैनुअली करते हैं, मतलब हाथ से करते हैं। अब देखिए, दिस मेक्स द वर्कर स्किन रॉ एंड ब्लिस्टर्स। अब जब वर्कर्स हाथ से बॉइलिंग वाटर में डालेंगे कोकून, तो कभी कभार क्या होगा कि उनका ध्यान हट जाएगा या कभी कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई जिसकी वजह से जो वर्कर्स के हाथ हैं वो जल सकते हैं, स्किन बाहर निकल सकती है। द ब्लिस्टर्ड स्किन पील ऑफ फर्दर मेकिंग देम प्रोन टू सेवरल स्किन इन्फेक्शन लाइक स्कैबीज। देखिए, अब जो ये जली हुई स्किन है ये छिल भी सकती है और बहुत सारे स्किन इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं वर्कर्स को। Fourth, to watch the reeling process, the worker have to focus on the fine thread being reeled। अब जो ये रीलिंग प्रोसेस है ना, उसको देखने के लिए वर्कर को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ता है हर एक फाइन थ्रेड को, और जिसकी वजह से वर्कर्स को 12 से 16 घंटे तक खड़ा होना पड़ता है, जिसकी वजह से जो वर्कर्स हैं उनकी कमर में दर्द, विजन रिलेटेड प्रॉब्लम, उनको देखने में दिक्कत होने सकती है, उनकी पैर, अगर वो इतनी देर तक खड़े रहेंगे तो उनके पैरों में डिफॉर्मिटी आ सकती है। फिफ्थ इज इनहेलेशन ऑफ वेपर्स फ्रॉम द बॉइलिंग कोकून एंड द डीजल फ्यूम्स फ्रॉम द मशीन्स फर्दर कॉन्ट्रीब्यूट टू द ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स लाइक एस्थमा एंड ब्रोंचिटिस। जो वर्कर्स है जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, अब उन्होंने कोकून को बॉईल करने के लिए रख दिया, उनको डिप करेंगे तभी तो लूजन होंगे उनके फिलामेंट। अब जो ये बॉइलिंग हो रहा है और जो उसका वेपर जो निकल रहा है, ठीक है, वो वर्कर्स इनहेल कर लेते हैं। डीजल की फ्यूम्स जो होती है, जो मशीन्स में यूज़ हो रही है, डीजल यूज़ हो रहा है, उसको इनहेल कर लेते हैं, जिसकी वजह से वर्कर्स को बहुत सारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, एस्थमा जैसी बीमारी उनको होना स्टार्ट हो जाती है। सिक्स्थ, द सीवियर हेडेक एंड फीवर ड्यूरिंग ऑल दी सीजन्स आर कॉमन अमंग वर्कर्स। देखिए कि जो वर्कर्स है जो दिन रात वहाँ पर काम कर रहे हैं, अब दिन रात मशीन चलेगी तो उसकी वजह से जो वर्कर्स है उनको सीवियर हेडेक, सर दर्द होने लगता है, फीवर रहता है उनको हमेशा ही। सेवेंथ, द लाउड नॉइज ऑफ मशीन स्पिनिंग एंड वाइंडिंग मशीन्स एंड लूम्स लीड्स टू द हियरिंग इम्पेयरमेंट। जो लाउड नॉइस है मशीन्स की, जो स्पिनिंग हो रही है, वाइंडिंग हो रही है मशीन में, और पावर लूम्स की भी, इनकी वजह से जो मशीन में बहुत तेज आवाज़ें आने लगती हैं, लाउड नॉइस होती है मशीन्स की, जिसकी वजह से जो वर्कर्स हैं उनको हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी होने लगता है कि उन्हें सुनाई नहीं देता, उनके कानों में दिक्कत होने लगती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो वर्कर्स को फेस करनी पड़ती हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहे। थैंक यू।